हेलो एवरीवन। आज हम लोग हिंदी 4 फरवरी 2023 को जो पेपर हुआ था आपका, जो आपने देखा होगा, एक सीरीज हमने चला रखा है आपका। तो 4 फरवरी का हमने 3 टॉपिक को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, कौन कौन है आपका? तो पहला आपका सीडीपी, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या उसके प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। सेकंड था आपका मैथ, ठीक है। और थर्ड था आपका ईवीएस। टोटल 30 90 क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका है, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। ठीक है, आज हम लोग हिंदी देखेंगे। जैसा कि हिंदी का इतिहास रहा है सीटेट में कि 2 आपको पैसेज आएंगे, ठीक है। और ये आसान है, पैसेज आना अच्छी बात है। इससे क्या है कि आपका मार्क्स ज़्यादा उठेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर प्रैक्टिस है तो इसको आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस पैसेज को पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो क्या है पैसेज? तो पहले क्या है पैसेज का रूल कि आप जो है इसको सरसरी नज़रों से एक बार पढ़ लें, ज़्यादा इसमें सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, उसके बाद क्वेश्चन को देखें और क्वेश्चन से फिर आप इस पैसेज को रिपीट करें। ठीक है, ये बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। डार्विन का कहना था कि जीवन एक लगातार संघर्ष है। किनका कहना था? डार्विन का। ठीक, इस महाभारत में वही बचेगा जो बुद्धि और शरीर से सबसे अधिक सबल और सक्षम होगा। किससे? बुद्धि और शरीर से। कमजोर धीरे धीरे नस्तान्बुत हो जाएंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की यह आधार मान्यता इस ईसाई विश्वास के विरुद्ध पड़ती है, ठीक है, कि अंत में विनम्र और विनयशील ही बचेंगे। जबर आपस में लड़ भिड़ कर समाप्त हो जाएंगे। मार्क्स ने भी, ठीक है, मार्क्स ने भी जीवन को अमीर गरीब के बीच संघर्ष के रूप में ही देखा। ठीक है, किसने? मार्क्स ने। वैज्ञानिक पत्ती की धारणा मूलतः यह मानकर चलती है कि संपूर्ण पृथ्वी आदमी के हाथों में सौंप दिया गया एक ऐसा अकृत खजानों का हिस्सा है। उसका एक छत्र मालिक नहीं। यह विवेक एक दूसरे तरह की अनुभूति देता है। न केवल भारतीय बल्कि संपूर्ण पूर्वीय विचारधारा में यह बोध व्यास दिखता है कि प्रकृति केवल भक्षक नहीं रक्षक भी हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्रकृति केवल भक्षक नहीं दोस्तों, रक्षक भी हैं। हमें उसके विरुद्ध नहीं उसके साथ चलना है। अलविद याद रखिएगा, कोरोना ने बता दिया ना कैसे प्रकृति के साथ रहना है। प्रकृति के अगेंस्ट रहेंगे तो विनाश ही होगा। ठीक है, तो हमें उसके विरुद्ध। तो इसमें एक और चीज़ है पैसेज में कि पैसेज में आपको अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, सही गलत का तो फैसला करना ही नहीं। पैसेज में जो बोल दिया तो बोल दिया, ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना है। ठीक, तो हमें उसके विरुद्ध नहीं उसके साथ चलना है। वह पोषक है, मनुष्य से कहीं ज्यादा निरीह और कोमल प्राणियों की पालक। यह दंभ कि मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, आत्मघाती है। पिछले 2 महायुद्धों में जो नस्तान्भूत हुआ वह मनुष्य का यह मिथ्या दंभ भी कि सर्वश्रेष्ठ होने का यह उन्माद आगे बढ़ता जाए तो किस सीमा तक पहुंच सकता है। ठीक है, हमने एक सरसरी नज़रों से इसको पढ़ लिया। अब क्या कहता है? नस्तान्भूत शब्द किस भाषा का है? तो ये तो थोड़ा टफ हो गया, ये आपको पता होना चाहिए, पैसेज में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो अब किस भाषा का है? तो आपका है फारसी शब्द। ठीक, तो ये आपके पैसेज से कोई लेना देना है नहीं, या में भी हो सकता है कहीं, मुझे तो नहीं देखा, तो देख लीजिएगा, या हो सकता है कहीं वो मार्क्सिज्म आपका फारसी हो। ओके, तो नस्तान्भूत फारसी भाषा का शब्द है। तो अब विदेशी शब्द कौन कौन है? विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशज कहते हैं। इसमें अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषाएं मुख्य हैं। तो अब इसमें क्या सीखने को मिला कि जो विदेशी भाषाएं क्या हैं। तो जो विदेशी भाषाएं जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजो, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि से जो हिंदी में आए हैं यूज करते करते, वो आपकी विदेशी भाषा है। ठीक है, फारसी भाषा के अन्य शब्द कौन है? अफसोस, आबरू, आवारा, आतिशबाजी, दरबार। याद रखिएगा, कहीं और पूछ सकता है कि अफसोस कौन सा भाषा है, तो फारसी। आबरू फारसी, आवारा फारसी, आतिशबाजी फारसी, दरबार फारसी। ठीक है, अमीर और गरीब कौन सा समास है? तो यहाँ आपको समास का नॉलेज होना चाहिए कि कर्मधारय का क्या कंसेप्ट है, द्वंद्व का क्या कंसेप्ट है, बहुव्रीहि तत्पुरुष। तो बहुव्रीहि का मतलब ये होता है कि आपका जिसका एक से अधिक अर्थ हो। ठीक है, तो देखते हैं अमीर गरीब आपका द्वंद्व समास है। ठीक, अब देखते हैं द्वंद्व समास में क्या है। द्वंद्व समाज में सभी पद प्रधान होते हैं। इसका मेन ये है कि सभी पद प्रधान है, अमीर भी प्रधान है और गरीब भी प्रधान है। ठीक,
द्वंद्व समाज के 3 भेद हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। जैसे राम कृष्ण, राम और कृष्ण दोनों प्रधान हैं, अमीर गरीब, अमीर और गरीब दोनों प्रधान हैं। तो याद रखिएगा द्वंद्व जो है समास क्या हो गया, जिसमें दोनों पद प्रधान हो। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, जिस तत्पुरुष समास के समस्त होने वाले पद समानाधिकार हो, अर्थात विशेष विशेषण भाव को प्राप्त हो। ठीक है, तो इसमें आपका समास का नॉलेज होना चाहिए। अकृत खजाना वाक्यांश में अकथ शब्द है। अब अकथ शब्द क्या है, तो आपका दिया हुआ है आपका विशेषण। तो अकुत खजाना वाक्यांश में अकुत विशेषण शब्द है। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो ये पैसेज थोड़ा सा टफ है। संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे दिल्ली, राम, सीता आदि। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो किसी संज्ञा के बदले आता है, जैसे मैं, तुम, यह, वह। ठीक है। निरीह का पर्याय क्या है, निरीह पर्याय, तो चालाक, चापलूस, मजबूत, बेचारा। तो आपका डी नंबर है बेचारा। निरीह का पर्याय है बेचारा। निरीह का पर्याय है बेचारा। निरीह के अन्य पर्याय क्या क्या हो सकते हैं, तो सीधा साधा, निर्दोष, निर्भिलाष, निराकांक्ष, निष्काम। चालाक का क्या है पर्यायवाची, तो आपका कुशल, प्रवीण, होशियार, चतुर, निपुण, बुद्धिमान। ठीक है ना। नेक्स्ट कहता है डार्विन का विचार कि जीवन एक लगातार संघर्ष है। तो ये क्वेश्चन आपका पैसेज से एक आया है, जिसको डायरेक्ट आप बना सकते हैं। ऑप्शन में देख लीजिए क्या है, बुद्धि और शरीर, जीव और प्रकृति, अमीर और गरीब, और विनम्र और जबर। ठीक है, तो डार्विन के बारे में पूछा, याद रखिएगा। डार्विन को हम लोग उठाएंगे और डार्विन को देखेंगे। तो डार्विन पहला ही है। तो कहता है कि डार्विन का कहना था जीवन एक लगातार संघर्ष है। ठीक है, तो इसके अनुसार बुद्धि और शरीर से सबसे अधिक सबल और सक्षम होगा। तो इसके अनुसार हो जाएगा बुद्धि और एक लगातार संघर्ष है। कमजोर धीरे धीरे, मार्क्स तो ये कहा, लेकिन बुद्धि और शरीर तो पता नहीं। इसका आंसर लगता है गलती यहाँ पे लिख दिया है, जीव और प्रकृति लिख दिया है ऐसे। तो डार्विन का विचार है आपका बुद्धि और शरीर। डार्विन का कहना था कि जीव और प्रकृति के बीच जीवन एक लगातार संघर्ष है। तो ऐसा तो कुछ इसमें दिया नहीं है। इसमें तो दिया हुआ है कि जो बुद्धि और शरीर से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ठीक है, जबर आपस में लड़ भड़कर मार्क्स ने भी जीवन गरीब और अमीर के बारे में बताया है। तो आई डोंट नो कैसे ये दे दिया है, तो देख लीजिएगा। जीव और प्रकृति के बीच बता रहा है, इसके अनुसार होना चाहिए ए नंबर, जीव, बुद्धि और शरीर के बीच। नेक्स्ट है डार्विन का विचार ईसाई मत के। तो ईसाई मत के क्या है आपका, विरुद्ध है। ठीक है, डार्विन का विचार ईसाई मत के विरुद्ध है। तो उपयुक्त गद्यांश के अनुसार डार्विन का विचार ईसाई मत के विरुद्ध है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ा सा आपको मुश्किल में भी डाल सकता है क्वेश्चन। वैज्ञानिक प्रकृति की धारणा में प्रकृति मनुष्य के लिए अकूत खजाना है, एकाधिकार पूर्ण अकूत खजाना है, और वह इसे खजाने का हिस्सा है और उसका एक छत्र मालिक नहीं है। तो इसका आंसर है बी नंबर, वैज्ञानिक प्रकृति की धारणा में प्रकृति मनुष्य के लिए एकाधिकार पूर्ण अकृत खजाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय विचारधारा में प्रकृति संबंधी कौन सी धारणा सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सी सही नहीं है, तो वह केवल भक्षक नहीं रक्षक भी है, वह विरुद्ध नहीं साथ भी है, वह मनुष्य के साथ निरीह प्राणियों के पोषक हैं, वह मनुष्य से सतत संघर्ष है। तो आपका डी नंबर है, वह मनुष्य से सतत संघर्षरत है। तो वह मनुष्य से सतत संघर्षरत है। उक्त धारणा भारतीय विचारधारा में प्रकृति संबंधी सही नहीं है। 9 नंबर कहता है कि मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के दंभ ने उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया है, प्रकृति पर आधारित जमाया है, 2 महायुद्धों के लिए उसे उत्तरदायी बनाया है, उसे सर्वश्रेष्ठ बनाया है। इसका सी नंबर है कि 2 महायुद्धों के लिए उसे उत्तरदायी बनाया है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के दंभ ने 2 महायुद्धों के लिए उसे उत्तरदायी बनाया है। ठीक है ना। नेक्स्ट फिर पैसेज है आपका। तो 15 क्वेश्चन आपका 50% क्वेश्चन जो हिंदी का है, 30 में 15 आपका पैसेज ही आएंगे। तो पैसेज अगर आ गया तो समझ लो बल्ले बल्ले, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल में पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त
उक्त वाले विकल्प को चुनिए। इतना डर है कि बिखरा हुआ कि मन में आता है, तुम्हें बीज के अंतर्गमन में छिपे अंकुर सा अपने भीतर ही पालूं, तब तक जब तक कि तुम पूर्ण पेड़ न हो जाओ। पर फिर लगता है कि क्या तब तुम झेल सकोगी धूप के ताए और हवा के झपेड़े, बिजली के गर्जन तर्जन को क्या जमा सकोगी अपने पांव पृथ्वी पर मजबूती से। डर डर कर कभी भी बिटिया इतना तो जान चुकी हूँ अपने दम पर कि तुझे बीज की तरह उगना पड़ेगा अपने बूते ही। सही है, समझ गया ना। इसका मतलब हो गया कि बच्चा अभी पेट में, तो उसके बारे में बातचीत हो रहा। ठीक है, तो कहता है अपनी हिस्से की धूप हवा और नमी पर हक जमाते अंतर्गमन में कौन सी संधि है। तब संधि का आपको आइडिया होना चाहिए। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, यंग संधि, विसर्ग संधि। तो इसका हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। ठीक है, तो अंतर्गमन में विसर्ग संधि है। ठीक है, ये जो अंतर्गमन है वो आपका विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि होता क्या है, तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नियम क्या है, यदि विसर्ग के पहले अ या और आ, ठीक है, अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या य र ल व ह हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। ठीक है, क्या रूल है, मैं रिपीट करता हूं कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या य र ल व ह हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे अंतर्मन, तो अंतः प्लस मन, दुर्गंध दो प्लस गंध। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस कीजिएगा तो ही हो पाएगा। गर्जन तर्जन में कौन सा समास है। ठीक है, गर्जन और तर्जन तो दोनों क्या है, प्रधान है। यही पढ़ा हमने पिछले गद्यांश में कि दोनों जो प्रधान हो द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, तो द्वंद्व हो गया, द्वंद्व समास है, दोनों प्रधान है। ठीक है, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिसमें कि अंतिम पद प्रधान हो, जैसे स्वर्ग प्राप्त, वाग युग, देशभक्ति, जन्मांध। ठीक है, 12 नंबर है आपका कि धूप हवा और नमी प्रतीक हैं, किसके प्रतीक हैं, तो आंधी तूफान की, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की, वर्षा बाढ़ की और प्राकृतिक आपदाओं की। तो मुझे लगता है जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की। देखते हैं क्या आंसर है इसका, तो बी नंबर दिया हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि दिया हुआ था ना कि क्या तुम धूप हवा और नमी को जब तुम्हें एक मैच्योर करके तुम्हें अगर इस धरती पर लाएंगे तो क्या तुम झेल पाओगी धूप हवा नमी को। तो वो अपने एक्सपीरियंस पर ये कह रहा था कि बिटिया तुम्हें तो सब कुछ अपने अनुभव से ही सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, आदमी दो चीज़ नहीं है आदमी को शेयर कर सकता है, एक तो एज समय और दूसरा एक्सपीरियंस, दैट इज नॉट शेयर बाय एनी वन टू एनी पर्सन। तो हवा धूप और नमी किसके प्रतीक हैं, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की। कहता है उपयुक्त वाक्यांश के अनुसार धूप हवा नमी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की प्रतीक है। नेक्स्ट कहता है कविता में बीज प्रतीक है। बीज किसका प्रतीक है, संघर्ष का, साहस का, स्त्री की अदम्य जिजीविषा और उत्पादकता का। तो यही था, मैंने बोला कि पेट में बच्चा पल रहा है, बिटिया बोली तो बेटी पल रही है ऐसा माना जा रहा है, तो उसका क्या भविष्य होगा, कैसे वो झेल पाएगी इस दुनियादारी को, उसी के बारे में यहाँ बताया गया। तो स्त्री की अदम्य जिजीविषा और उत्पादकता का। ठीक है, कविता में बीज स्त्री की अदम्य जिजीविषा और उत्पादकता का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट है जब तक कि तुम पेड़ न हो जाओ। ठीक है, जब तक कि तुम पेड़ न हो जाओ मतलब कि कह रहा है कि जब तक तुम 22 साल के ना हो जाओ। ठीक है, तो 22 साल का अगर बच्चा ऐसा पॉसिबल हो तो फिर तो पगला जाएगा यहाँ आकर। तो पेड़ हो जाना सूचक है, तो माँ का बेटी के प्रति आश्वस्ति का, माँ और बेटी के प्रति उपेक्षा का, माँ और बेटी के प्रति करुणा का और माँ और बेटी के प्रति अधिकार का।
ठीक है। तो यहाँ है आश्वस्ति का, ठीक है, ए नंबर, कि माँ का बेटी के प्रति आश्वस्ति का, कि जब तक कि तुम पेड़ न हो जाओ, पंक्ति में पेड़ हो जाना माँ की बेटी के प्रति आश्वस्ति का सूचक है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रस्तुत कविता समाज की बेटियों के प्रति उपेक्षा की कहानी। समाज का बेटियों के प्रति स्नेह को दर्शाती है, समाज का बेटियों के प्रति तिरस्कार की बात करती है, और समाज का बेटियों के प्रति शोषण, उपेक्षा और तिरस्कार से उपजी है। तो आपका हो जाएगा डी नंबर, कि समाज का बेटियों के प्रति शोषण, उपेक्षा और तिरस्कार से उपजी है। प्रस्तुत कविता समाज का बेटियों के प्रति शोषण, उपेक्षा और तिरस्कार से उपजी है। तो ये था आपका 2 पैसेज। तो 15 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है। तो आगे जो होगा आपका 16 से 30, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो आपने देखा कि 2 पैसेज आपके थे और ये दोनों पैसेज थोड़े टफ थे, नो डाउट। प्रैक्टिस हो तो ही बनेगा, तुक्का से नहीं बनने वाला। ठीक है। तो ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके।